हम सबने स्कूल में घंटों रट्टा लगाया है और फिर परीक्षा के अगले दिन सब कुछ साफ। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे दिमाग में कोई गड़बड़ है? या फिर पढ़ाने के तरीके में ही कोई बहुत बड़ी खामी है? बिल्कुल। आज हमारे पास शिव नारायण का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है नॉलेज कंस्ट्रक्शन इन लर्नोग्राफी। और ये लेख दावा करता है कि शायद हमारा पूरा सीखने का सिस्टम ही गलत है। हाँ, ये लेख एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होता है। क्या हमारे स्कूल सिर्फ टॉकिंग स्कूल बनकर रह गए? मतलब जहां टीचर बस बोलता है और स्टूडेंट्स से उम्मीद की जाती है कि वो एक स्पंज की तरह सब सोख लेंगे। ये तो बहुत जानी पहचानी बात लग रही है। हाँ, तो ये लेख कहता है कि ये तरीका हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बिल्कुल खिलाफ है और इसका समाधान वो दो कॉन्सेप्ट्स में देता है, लर्नोग्राफी और तक्षशिला न्यूरोसाइंस। बिल्कुल। ये तो सुनने में ही काफी भारी भरकम शब्द लग रहे हैं, तो आसान भाषा में इनका क्या मतलब हुआ? देखिए, लर्नोग्राफी का मतलब है सीखने को एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की तरह देखना। एक्टिव कंस्ट्रक्शन? हाँ, मतलब ज्ञान कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो बस आपको दे दी जाए, बल्कि ये एक ऐसी इमारत है जिसे हर छात्र अपने दिमाग में खुद बनाता है। अच्छा, और तक्षशिला न्यूरोसाइंस? और तक्षशिला न्यूरोसाइंस हमें वो साइंस बताता है कि दिमाग असल में जानकारी को पक्के ज्ञान में कैसे बदलता है। एक तरह से ये हमें उस कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट देता है। ठीक है, तो अगर ज्ञान एक इमारत है जिसे हमें खुद बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने औजारों को समझना होगा। और हमारे औजार है हमारा दिमाग। लेख कहता है कि टिकाऊ ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि सक्रिय न्यूरल इंटीग्रेशन से आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज्ञान बनाने के लिए दिमाग के कई हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। लेख में 4 मुख्य खिलाड़ियों का जिक्र है। पहला है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, लेख में इसे बड़ा मजेदार नाम दिया है, हिप्पोकम्पास। तो ये क्या करता है? ये हमारे दिमाग का, कह सकते हैं, गूगल मैप्स है। ये सिर्फ फैक्ट्स या परिभाषाओं को याद नहीं करता। तो फिर क्या करता है? ये उनके बीच के रिश्ते को समझता है। कौन सी सड़क कहाँ जाती है, कौन सा कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है, इसका पूरा नक्शा हिप्पोकैम्पस बनाता है। तो ये जानकारी को टेम्पररी मेमोरी से निकालकर एक परमानेंट न्यूरल मैप में बदलता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रट्टा मारना इसीलिए काम नहीं करता। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप सिर्फ फैक्ट्स रट रहे हैं तो आप अपने दिमाग के गूगल मैप्स वाले हिस्से का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आप बस सड़क के नाम याद कर रहे हैं बिना ये जाने कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है। ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। सही पकड़ा आपने। रटना वैसा ही है जैसे आप बिना मैप के किसी अनजान शहर में घूमने निकल जाएं। आप शायद 1-2 गलियां याद रख लेंगे, लेकिन पूरे शहर को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हिप्पोकैम्पस ने ज्ञान का नक्शा तो बना दिया, लेकिन उस नक्शे को देखकर गाड़ी कौन चलाएगा? मुझे लगता है यहाँ पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एंट्री होती है, जिसे दिमाग का सीईओ भी कहते हैं। एकदम सही। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही वो ड्राइवर या सीईओ है। ये प्लानिंग करता है, फैसले लेता है और जो गैर जरूरी जानकारी है उसे फिल्टर करता है। जब आप कुछ सीखते हैं तो ये तय करता है कि कौन सा आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम। ये परिभाषाओं को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाता है। तो अगर हिप्पोकैम्पस क्या और कहाँ है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्यों और कैसे है। और अब यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख कहता है कि लिखने या चित्र बनाने जैसी शारीरिक गतिविधि ज्ञान को और मजबूत करती है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब लगता है। हाथ हिलाने से दिमाग में ज्ञान ज्यादा पक्का कैसे हो सकता है? हाँ, सवाल बहुत अच्छा है। इसमें हमारे दिमाग के एक और हिस्से, बेसल गैंग्लिया का रोल आता है। बेसल गैंग्लिया? हाँ, जब आप कुछ लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं या कोई मॉडल बनाते हैं, तो बेसल गैंग्लिया उस एक्शन के पैटर्न को कोड कर लेता है। कोड कर लेता है मतलब ये एक तरह की मसल्स मेमोरी जैसी बात हुई? बिल्कुल, मसल्स मेमोरी, लेकिन विचारों के लिए। आप उस जानकारी पर अपने शरीर से एक मोहर लगा देते हैं। कमाल है। तो आप कह रहे हैं कि हमारा दिमाग एक तरह से जानकारी पर साइन कर देता है जब हम उसे लिखते हैं। मुझे याद है मैं साइकिल चलाना ऐसे ही सीखी थी। मेरे पापा ने घंटों समझाया था, पर जब तक मैंने खुद पैडल नहीं मारे और 2-4 बार गिरी नहीं, तब तक दिमाग में बैठा ही नहीं। हाँ, तो क्या सीखना भी साइकिल चलाने जैसा ही है? आपने एकदम सही एनालॉजी दी है। सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये एक शारीरिक क्रिया भी है। और यही ब्रेन पेज क्लासरूम का मूल सिद्धांत है। जब आप ज्ञान को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे अपने हाथों से कोई आकार देते हैं, तो वो आपके न्यूरल सर्किट में गहराई से अंकित हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास नक्शा बनाने वाला हिप्पोकैम्पस है, गाड़ी चलाने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है
और एक्शन से सीखने वाला बेसल गैंग्लिया भी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए पेट्रोल कहाँ से आएगा? मेरा मतलब है प्रेरणा, मोटिवेशन। लेख में डोपामाइन का भी जिक्र है। इसमें जो आकर्षक बात है वो ये है कि प्रेरणा कोई जादुई चीज नहीं है, ये भी केमिस्ट्री है। सब्सटेंशिया नाइग्रा आंबा एक हिस्सा है जो डोपामिन रिलीज करता है, जो एक रिवॉर्ड केमिकल है। हाँ, जब आप एक्टिव होकर कुछ सीखते हैं, कोई पहेली सुलझाते हैं या दो अलग अलग आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं, तो दिमाग में एक आहा मोमेंट होता है ना। हाँ बिल्कुल। वो आहा असल में डोपामाइन का एक छोटा सा हिट है जो आपके दिमाग को कहता है ये बढ़िया था, ये जरूरी है, इसे याद रखो। ये जिज्ञासा को इनाम देता है और सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाता है। वाह, तो दिमाग के पास औजार है, मैपिंग, प्लानिंग, एक्शन, मोटिवेशन। लेकिन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सिर्फ औजारों का ढेर होने से इमारत नहीं बन जाती। सही बात है। हमें एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, एक नक्शे की। यहीं पर शायद वो KT डायमेंशन आते हैं जिनके बारे में लेख बात करता है। बिल्कुल, ये 7 KT यानी नॉलेज ट्रांसफर डायमेंशन ज्ञान की इमारत बनाने का ब्लूप्रिंट है। ये तरीके बताते हैं कि ज्ञान को एक ढांचे में कैसे बनाया जाए। 7 डायमेंशन, ये तो सुनने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं। क्या हम सबको एक एक करके समझेंगे तो? नहीं, चलिए सबसे मजेदार वाले को पकड़ते हैं। कौन सा? 7वां डायमेंशन है डार्क नॉलेज। डार्क नॉलेज, ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है, जहां हम उन सुरागों को ढूंढ रहे हैं जो सबके सामने छिपे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक जासूस की तरह सोचना ही है। डार्क नॉलेज का मतलब है छिपे हुए पैटर्न और अनदेखे कनेक्शन को खोजना। कोई उदाहरण? सोचिए, आप एक डॉक्टर हैं, मरीज की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन आपके अनुभव और इंट्यूशन से आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जो कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग है, यही डार्क नॉलेज है। ये वो समझ है जो किताबों में नहीं लिखी होती, बल्कि अलग-अलग अनुभवों को जोड़कर बनती है। एग्जैक्टली। ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। और कोई एक डायमेंशन जो बहुत प्रैक्टिकल हो। एक और है ब्लॉक सॉल्वर। इसका मतलब है किसी भी बड़ी मुश्किल या कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को छोटे-छोटे सुलझाने लायक हिस्सों में तोड़ना। अच्छा। अगर आपको क्वांटम फिजिक्स समझ नहीं आ रही तो आप उसे छोटे सवालों में तोड़ते हैं। एक एटम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये मुश्किलों से डरने के बजाय उन्हें मैनेज करने का तरीका सिखाता है। ठीक है, तो हमारे पास ब्लूप्रिंट है यानी KT डायमेंशन, लेकिन कोई भी इमारत एक ही दिन में नहीं बनती, वो लेवल बाय लेवल बनती है। लेख में तक्षशिला लेवल्स का भी जिक्र है। हाँ, क्या ये किसी वीडियो गेम की तरह है जहां आप लेवल अप करते हैं? हाँ, ये वीडियो गेम वाली उपमा एकदम परफेक्ट है। अच्छा। हाँ, ये एक सीखने वाले की यात्रा को दिखाता है। लेवल 0 पर आप बस जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है। लेवल 1 पर आपको बेसिक परिभाषाएं पता है, लेकिन असली खेल लेवल 2 पर शुरू होता है। लेवल 2 पर आकर लगता है कि असली काम शुरू होता है, जहां आप खुद ब्रेन पेज बना रहे हैं। ये उस स्टूडेंट की तरह है जो सिर्फ क्लास में नोट्स नहीं ले रहा, बल्कि घर जाकर उनका माइंड मैप बना रहा है और दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा है ना? हाँ, और लेवल 3 का जंप और भी बड़ा है। वो कैसे? ये तब होता है जब आप फिजिक्स में सीखी हुई कोई बात अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करने लगते हैं। आप अलग अलग फील्ड के ज्ञान को जोड़ने लगते हैं। ये असली क्रिएटिविटी और इनोवेशन की शुरुआत है। और लेवल 5? और लेवल 5 तक पहुंचते पहुंचते आप सिर्फ ज्ञान को समझ नहीं रहे होते, बल्कि नया ज्ञान बना रहे होते हैं। आप एक स्टूडेंट से ज्ञान के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन इन सब का एक असल क्लासरूम के लिए क्या मतलब है? इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? लेख में एक और अजीब सा नाम है, SOTIM। ये तो किसी रॉकेट साइंस जैसा लग रहा है। जरूर। SOTIM का मतलब है स्पेस, ऑब्जेक्ट, टाइम, इंस्टेंस, मॉड्यूल। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप अपनी अलमारी जमा रहे हैं। स्पेस है आपकी अलमारी की अलग अलग शेल्फ्स, ऑब्जेक्ट है आपकी टी-शर्ट या जीन्स, ठीक है। टाइम है कि आप हर रविवार को अलमारी साफ करते हैं, यानी आप कब कब उस जानकारी को रिवाइज करते हैं। इंस्टेंस है वो एक खास मौका जब आपने वो टी-शर्ट पहनी थी, जिससे वो आपको याद रहती है। मतलब कोई असल जिंदगी का उदाहरण? सही। और मॉड्यूल वो पूरी अलमारी है जहां सब कुछ अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित है। SOTM ज्ञान को ऐसे ही व्यवस्थित करता है ताकि दिमाग उसे आसानी से ढूंढ सके और इस्तेमाल कर सके। वाह, अलमारी वाली एनालॉजी ने तो इसे एकदम साफ कर दिया। तो चलिए अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन सब आइडियाज को मिलाकर जो बनता है वो है ब्रेन पेज क्लासरूम। ये पारंपरिक टॉकिंग स्कूल से अलग कैसे है?
देखिए, अंतर जमीन आसमान का है। अच्छा, टॉकिंग स्कूल में ज्ञान एक वन वे ट्रैफिक है। टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है। स्टूडेंट एक खाली बर्तन है जिसे भरना है। इसका नतीजा क्या होता है? ज्ञान अक्सर अस्थायी होता है, जो परीक्षा के बाद उड़ जाता है। बिल्कुल, जैसे मेरे इतिहास के डेट्स परीक्षा के अगले ही दिन गायब हो जाते थे। वही। अब ब्रेन पैश क्लासरूम को देखिए, यहाँ ज्ञान का निर्माण होता है। ये एक एक्टिव हैंड्स ऑन प्रोसेस है। छात्र लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, मॉडल तैयार करते हैं और बहस करते हैं। मतलब वो ज्ञान के उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता हैं। बिल्कुल। और यहाँ शिक्षक की भूमिका भी बदल जाती है। वो अब लेक्चरर नहीं बल्कि एक गाइडेड न्यूरल आर्किटेक्चर डिजाइनर है। गाइडेड न्यूरल आर्किटेक्चर डिजाइनर, ये तो बहुत फैंसी टाइटल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि टीचर सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि वो छात्रों को अपना ज्ञान बनाने के लिए ढांचा, औजार और मार्गदर्शन देता है। वो उन्हें सिखाता है कि अपने दिमाग के गूगल मैप्स यानी हिपोकैम्पस का इस्तेमाल कैसे करें। वो उन्हें मुश्किलों को तोड़ने का तरीका यानी ब्लॉक सॉल्वर सिखाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असलियत में प्रैक्टिकल है? एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं। क्या एक टीचर हर किसी के लिए न्यूरल आर्किटेक्चर डिजाइनर बन सकता है? ये तो एक सपना सा लगता है। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और ये मॉडल निश्चित रूप से एक चुनौती है। इसे लागू करने के लिए हमें टीचर ट्रेनिंग से लेकर क्लासरूम के डिजाइन तक सब कुछ बदलना होगा। तो फिर उपाय क्या है? लेख ये तर्क देता है कि अगर हम सीखने में स्थायी और सार्थक परिणाम चाहते हैं तो हमें इस दिशा में सोचना ही होगा। शायद शुरुआत छोटे ग्रुप से हो या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर छात्र को पर्सनलाइज्ड ढांचे दिए जाएं, लेकिन दिशा यही होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो मुख्य बात निकल के आ रही है वो ये है कि सीखना केवल एक खाली बर्तन को भरना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग में एक मजबूत संरचना का निर्माण करना है। ये लेख शिक्षा में क्रांति का आह्वान कर रहा है, जिसमें निष्क्रिय सुनने के बजाय एक्टिव होकर कुछ करने और भावनात्मक रूप से जुड़ने को प्राथमिकता दी जाए। इंजीनियरिंग के मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, यह शिक्षा को एक इंडस्ट्रियल मॉडल से, जहां हर स्टूडेंट को एक ही प्रोडक्ट दिया जाता है, एक जैविक मॉडल की ओर ले जाता है, जहां हर छात्र अपने दिमाग में ज्ञान की एक अनूठी और मजबूत संरचना बनाता है। लेखक शिव नारायण एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश के साथ लेख को समाप्त करते हैं। ज्ञान का निर्माण करें, केवल उसका उपभोग ना करें। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक संदेश है। सही कहा। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या? यह मॉडल एक संरचित प्रणाली के भीतर ज्ञान के निर्माण पर केंद्रित है, लेकिन तब क्या होता है जब दो व्यक्ति एक ही ब्रेन पेज विधि का उपयोग करते हुए एक ही जानकारी से मौलिक रूप से अलग-अलग समझ का निर्माण करते हैं? क्या ये ढांचा ज्ञान की व्यक्तिपरकता और अलग-अलग नजरियों के लिए जगह देता है, या ये मानता है कि निर्माण के लिए एक ही सही संरचना है? यह न्यूरोसाइंस और व्यक्तिगत व्याख्या के बीच के अंतर संबंध पर एक आकर्षक सवाल खड़ा करता है, जिस पर शायद हम आगे कभी और चर्चा कर सकते हैं।